आओ बच्चों जल्दी से अपन पाठ उच्चिष्ट और निम्निष्ट का रिवीजन करते हैं और इसमें देखते हैं अपन के फलन का महत्तम मान तथा न्यूनतम मान क्या होता है। फलन के महत्तम मान की बात करें, आपने क्या काम करा, एक अंतराल आई लिया था, ठीक है, और आई भी ऐसा लिया जो उपसमुच्चय है किसका, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का। अब अंतराल आई में से अपन ने एक बिंदु लिया सी और उस बिंदु सी पर फलन का जो मान है एफ सी, ये अगर फलन के मान से ज़्यादा है या उसके बराबर है तो अपन कहेंगे कि बिंदु सी पर फलन का मान अधिकतम प्राप्त होता है, यानी कि फलन का महत्तम मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार अंतराल आई में एक बिंदु लिया आपने सी और साहब वो एफ सी जो है यानी कि उस बिंदु सी पर फलन का मान कुछ इस प्रकार से है, एफ सी छोटा है या बराबर है किसके, फलन के मान के, एफ एक्स के। तो ऐसी स्थिति में अपन क्या कहेंगे कि बिंदु सी पर जो मान प्राप्त होगा वो कैसा होगा, फलन का न्यूनतम मान प्राप्त होगा। अब बात करते हैं अपन फलन के चरम मान की। आपने क्या काम करा कि बिंदु सी पर अपन ने देखा कि फलन का अधिकतम मान का भी अस्तित्व है, न्यूनतम मान का भी अस्तित्व है, तो फलन बिंदु सी पर फलन का जो मान प्राप्त होगा एफ सी, उसको अपन फलन का चरम मान कहेंगे। ठीक है बेटा, बात को अपन उदाहरण के द्वारा समझते हैं। प्रश्न में दे रखा है कि निम्न फलनों के उच्चतम मान ज्ञात करो। अब फलनों के उच्चतम मान ज्ञात करो तो पहले प्रश्न में क्या दे रखा है कि साहब एक फलन है फंक्शन ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 5। अब इसका अधिकतम मान बताना है। तो देखो ये जो है ये मान मॉडुलस यानी कि मापांक है, तो इसका मान हमेशा कैसा प्राप्त होगा, प्लस का, और साहब इसके आगे लगा हुआ है माइनस, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ कोई भी मान प्राप्त हो तो उसको 5 में से घटाना पड़ेगा, तो मान क्या है, कम होता जाएगा और ऐसे कम होते होते कहाँ तक चल जाएगा, अनंत तक। अपने को क्या काम करें कि इसका सबसे छोटा मान क्या हो सकता है कि 5 में से सबसे कम घटाना पड़े। तो मैंने कहा कि साहब x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर 1 पर बात करें अपन। अब जब x बराबर 1 पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये माइनस और 1 माइनस 1 और प्लस 5। अब 1 माइनस 1 हो गया 0, 5 में से 0 गए, क्या बचा अपने पास में 5। तो अपन कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर जो ये फलन का मान है ये कैसा है, अधिकतम है सर, f1 ये बराबर है किसके, 5 के। सीधी सी बात। इसी प्रकार आप दूसरे में देखिए, दूसरे सवाल में क्या दे रखा है कि साहब फंक्शन ऑफ x। अब ये आ गया साइन 3x और प्लस 4, ये आ गया। अब अपने को इसका अधिकतम मान बताना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन x का जो परिसर होता है वो क्या होता है, -1 से +1 के बीच में होता है, यानी कि अधिकतम मान साइन x का क्या प्राप्त हो सकता है, प्लस का 1। तो अपन ये कह सकते हैं कि साहब साइन x की जगह पर यहाँ है साइन 3x और इसका मान प्राप्त होगा अपने को 1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर साइन 90 का मान 1 है, ठीक है। तो 3x बराबर कितना है बेटा, 90 डिग्री, यानी कि x बराबर कितना है बेटा, π/6, ये आ गया। अब अपन क्या काम करें कि x बराबर π/6 पर मान देखें साहब, तो अपने को जो फलन का मान प्राप्त होगा देखना जरा, π/6 पर। अब ये साइन, ये तो भैया π/6 पर π/2 हो गया और +4, तो ये आ गया 1 + 4।
तो यहाँ पर अपने को प्राप्त हुआ 5। इसका मतलब x बराबर π/6 पर फलन का जो मान है वो कैसा है बेटा? अधिकतम है। कैसा है? अधिकतम 5। ठीक है, ये बात अपने को बतानी है। जो अंतराल में आई में से अपन बिंदु C ले रहे थे ना, तो यहाँ पर वो बिंदु C क्या है? 1, और यहाँ पर वो बिंदु C क्या है? π/6। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं साहब। यहाँ पर आप देखो कुछ महत्वपूर्ण परिणाम दे रखे हैं। पहला परिणाम क्या है साहब? कि प्रत्येक एकदिश फलन या तो वो वर्धमान है या ह्रासमान है, तो ऐसे फलन अपने परिभाषित प्रांत के अंत्य बिंदु पर उच्चतम और न्यूनतम मान ग्रहण करेंगे। ये जरूरी है सर। जो इनका अंत्य बिंदु है उस पर वो अपने न्यूनतम या अधिकतम मान को ग्रहण करते हैं। दूसरी बात कि प्रत्येक सतत फलन संवृत अंतराल यानी कि बंद अंतराल पर उच्चतम तथा निम्नतम मान प्राप्त करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास में एक फलन है फंक्शन ऑफ x बराबर x। ये आपको याद है कि ये एक संतत फलन है, सतत फलन सीधे सीधे। अब x जो है ये खुला अंतराल दे रखा है 0 और 1। इस अंतराल में से अगर आप कोई एक बिंदु ले लो C और उस पर आप इसका अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करोगे तो वो प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर इस अंतराल को आप बदल के क्या कर दो? बंद अंतराल कर दो, तो यहाँ पर 0 पर अपने को न्यूनतम मान प्राप्त हो जाएगा और 1 पर अपने को अधिकतम मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस फलन का बंद अंतराल में बिंदु 0 पर न्यूनतम मान क्या प्राप्त होगा? 0, और बिंदु 1 पर क्या मान प्राप्त होगा? अधिकतम मान, और वो कितना होगा? 1। सीधी सी बात। आगे बढ़े। अब आते हैं अपन स्थानीय उच्चतम तथा स्थानीय निम्नतम। इस ग्राफ को ध्यान से देखो आप। इस ग्राफ में क्या दे रखा है? ये देखो आप, यहां से ये ग्राफ चला है ऐसे करके। यहां मैंने क्या काम करा कि 4 बिंदु लिख दिए A B C D। ये क्या है? A B C D पर फलन जो है उसका जो रूप है या जो उसकी प्रवृत्ति है उसको बदलता है, यानी कि वर्धमान से ह्रासमान में बदलता है या ह्रासमान से वर्धमान में बदलता है। तो देखो आप, ये ऐसे ह्रासमान में आ रहा है, लेकिन बिंदु A पर ये कहाँ चला गया? वर्धमान में। फिर बिंदु B पर ये वर्धमान से कहाँ पे आ गया? ह्रासमान में। फिर ये कहाँ पे चला गया? वर्धमान में। तो ये क्या है? अपनी प्रवृत्ति बदल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर जिस बिंदु पर ये अपनी प्रवृत्ति बदलता है उस बिंदु को कहते हैं वर्तन बिंदु। क्या कहते हैं? वर्तन बिंदु। यहाँ पर वो परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? वर्तन बिंदु। ठीक है बेटा। अब बात आती है अपने पास में कि यहाँ पर जो A और C मान दे रखे, ये देखो आप, कुछ घाटियां बनी हुई हैं, कुछ पहाड़ियां बनी हुई है। तो ये A और C जो है, यहाँ पर अपने को क्या मान प्राप्त होगा? न्यूनतम, स्थानीय न्यूनतम मान प्राप्त होगा। और जो अपने पास में ये पहाड़ियां बनी हुई हैं B और D पर, यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि ये स्थानीय उच्चतम मान है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। आगे बढ़ते हैं साहब, इसके ज्यामितीय व्याख्या भी कर लेते हैं साहब। निम्नतम मान की और उच्चतम मान की ज्यामितीय व्याख्या। सबसे पहले अपन बात करते हैं उच्चतम मान की। ये देखो आप, एक ग्राफ है। अब यहाँ पर क्या है कि बिंदु C पर आपने मान देखा तो ये f' बराबर है। अगर इस बिंदु पर मान देखो और इस बिंदु पर मान देखो, तो यहाँ पर क्या है कि अंतराल C-H और C में फलन f जो है वो कैसा है? वर्धमान है, अर्थात f' का मान जो है 0 से बड़ा है। और अंतराल C और C+H में फलन कैसा है? यानी कि बिंदु यहाँ पर देखें अपन
तो ऐसी स्थिति में एफ डैश एक्स का मान 0 से कम है। तो इससे ये पता चल जाता है कि भैया एफ डैश सी पर फलन का मान 0 से बड़ा होगा। मतलब आप इधर चलोगे तो एफ डैश सी का मान क्या होगा, 0 से छोटा आएगा। इधर चलोगे तो एफ डैश सी का मान 0 से बड़ा आएगा। तो यहाँ स्वाभाविक बात है कि एफ डैश सी पर फलन का मान कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी चीज को अपन किस पे देखें, निम्नलिखित पे देखें। तो यहां पर क्या होगा कि साहब ये बिंदु सी पर मान देखा अपन ने। अब यहां पर देखो आपके एफ डैश सी का मान अगर इससे पहले वाले बिंदु पर देखते हैं तो कैसा आ रहा है, एफ डैश सी का मान 0 से छोटा आ रहा है, यानी कि हास मान है। और इधर की तरफ चले तो एफ डैश सी का मान कैसा आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है। तो अपने को ये पता चला कि एफ डैश सी पर यहाँ पर क्या होगा, अपने को न्यूनतम मान प्राप्त होगा। तो ये अधिकतम और न्यूनतम मान की ज्यामितीय व्याख्या हो गई। अब बात करते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय की, कि साहब एक खुला अंतराल है आई, इस आई में कोई फलन परिभाषित है f। तो अपन क्या काम करते हैं कि x बराबर c पर स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान निकालने के लिए कुछ बिंदु मिलेंगे आपको। अब वो बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे आप, कि एफ डैश सी का मान 0 के बराबर रख दो। अब f जो फलन है वो c पर अवकलनीय नहीं होगा, ये बात है कि वो c पर अवकलनीय नहीं होगा। आगे चलें, यहां पर बात आएगी अब क्रांतिक बिंदु की। क्रांतिक बिंदु में क्या होगा कि आपको एक फलन दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको ये बताना है कि इस फलन के वो बिंदु निकालिए जहां पर इस फलन का मान या तो उच्चतम है या न्यूनतम है। तो वो बिंदु कहलाते हैं क्रांतिक बिंदु। अब वो निकालते कैसे हैं ऐसा, वो निकालेंगे ऐसे कि आप फलन का एक बार अवकलन करेंगे और उस अवकलन को बराबर रखेंगे किसके, 0 के, और फिर उस समीकरण जो भी प्राप्त हुई है उसको सरल करेंगे। जो मान प्राप्त होंगे x के वो क्या कहलाएंगे, उस फलन के क्रांतिक बिंदु कहलाते हैं। ठीक है बेटा। और देखते हैं प्रथम अवकलन, यानी कि प्रथम अवकलन विधि से आप अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे ज्ञात करते हैं, वो इस क्रांतिक बिंदु वाली चीज जो है इसमें समझ में आएगी आपके। सबसे पहले आपको क्या काम करा, एक फलन दिया, ठीक है। उस फलन का आपने एक बार अवकलन किया, उस अवकलन को 0 के बराबर रखकर आपने क्रांतिक बिंदु ज्ञात कर लिए। जब आपके पास क्रांतिक बिंदु आ गए तो जो आपने एक बार अवकलन कर रखा था उस फलन का दोबारा से अवकलन करते हैं, और दोबारा से अवकलन करने पर क्रांतिक बिंदुओं के मान को उस दोबारा किए गए अवकलन के अंदर रखते हैं। अगर फलन का मान 0 से कम प्राप्त होता है, जो आपने दो बार अवकलन कराया ना उसका मान 0 से कम प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति में फलन का मान अधिकतम होगा। और अगर फलन का मान 0 से ज्यादा प्राप्त होता है, यानी कि जो दो बार अवकलन कर रखा है उस फलन में अगर आपने क्रांतिक बिंदु रखा और उसका मान 0 से कम प्राप्त होता है तो अधिकतम, और 0 से ज्यादा प्राप्त होता है तो न्यूनतम मान प्राप्त होगा। ठीक है बेटा, ये बात अपने को याद रखनी है। ये इसमें वही बात दे रखी है कि एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा है छोटा है, ये फोटो के द्वारा समझाई गई है। लेकिन अपन इस बात को उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अपने को ये सवाल दे रखा है और सवाल में ये कहा जा रहा है कि साहब इसके सभी स्थानीय उच्चिष्ट बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब उच्चिष्ट बिंदुओं को ज्ञात कीजिए का मतलब यह है कि वह ज्ञात कीजिए जहां पर इस फलन का मान अधिकतम होगा। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं कि यहाँ पर साहब फलन लिखा था, यह है फंक्शन ऑफ एक्स बराबर x की घात 3 माइनस 6 x की घात 2 प्लस 9 x माइनस 8। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आएगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर f डैश x
ये आ गया 3x² माइनस 12x और प्लस 9। फिर f डैश x, यहाँ पर कॉमन आ रहा है कितना बेटा 3, क्या बचा x की घात 2 माइनस 4x और प्लस 3। अब यहाँ पर क्रांतिक बिंदु के लिए, काय के लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, के लिए f डैश x इसका मान 0 के बराबर रखना पड़ेगा। अब 0 के बराबर रखा तो देखना 3x की घात 2 माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो ये आ गया अपने पास, इसके गुणनखंड करें, 3 तो गया उधर, तो ये आया अपने पास x माइनस 1 और x माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर अपने को 2 मान प्राप्त हुए x के, 1 और 3। ठीक है, अब अपने को ये पता लगाना है कि साहब x बराबर 1 पर फलन का मान अधिकतम है कि न्यूनतम है। क्रांतिक बिंदु तो ये आ गए, और 3 पर अधिकतम है कि न्यूनतम है। तो इस फलन का एक बार और अवकलन करो। इसको अगर अपन समीकरण नंबर 1 और इसको समीकरण नंबर 2 कह देते हैं, तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आ गया अपने पास में f डबल डैश x बराबर, ये हो जाएगा 3 तो बाहर है ही, और ये हो गया 2x माइनस 4। ठीक है, ये हो गया। इसको कहा अपन ने समीकरण नंबर 3। अब सबसे पहले x बराबर 1 पर मान देखो आप, तो यहाँ पर f डबल डैश x, जब यहाँ पर मैंने 1 रखा तो ये 2 इंटू 1 माइनस 4, तो मुझे क्या प्राप्त हुआ साहब, माइनस के 6, जो 0 से छोटा है अर्थात ऋणात्मक है। तो x बराबर 1 पर फलन का मान कैसा होगा, अधिकतम, यानी कि महत्तम, f अधिकतम है। और साहब x बराबर 3 पर फलन का मान देखा, ये देखो आप, तो यहाँ पर आ गया 3 और 2 इंटू 3 माइनस 4, ये हो गया अपने पास में प्लस के 6, 0 से बड़ा है। तो x बराबर 3 पर फलन जो है वो कैसा होगा, न्यूनतम होगा सर। अब बालक कैसे विश्वास कर ले, तो आप क्या काम करो कि यहाँ पर x बराबर 1 रखो सब, x बराबर 1। ठीक है, कहाँ पर, समीकरण 1 में। तो क्या मिलेगा, 1 की घात 3, 6 इंटू 1 की घात 2 प्लस 9 गुणा 1 और माइनस के 8। अब सरल करो इसको। ठीक है, तो माइनस 6 और माइनस 8 कितने हो गए बेटा, ये हो गए अपने पास माइनस के 14, और ये 9 और 1 10, तो अपने पास में आ गया माइनस के 4। ठीक भाई, अपने पास में ये 9 और 1 10, और ये माइनस 6 और ये माइनस के 14। अब x बराबर 3 पर देखो आप, x बराबर 3 पर मान रखा, तो यहाँ पर आ गया 3 की घात 3 यानी कि 27, और ये आ गया 54, फिर 9 तिया क्या आ गया 27, और यहाँ पर आ गया अपने पास में माइनस के 8। अब ये तो कट गए, क्या बचा, माइनस के 8। अब मैं आपसे पूछूं कि माइनस 4 और माइनस 8 में बड़ा कौन है, तो भैया ये है माइनस 4 बड़ा और ये है छोटा। तो ये कहा गया था कि x बराबर 1 पर फलन का मान कैसा आएगा, अधिकतम, और x बराबर 3 पर फलन का मान कैसा आएगा, न्यूनतम। देखो वही आ रहा है सब। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, द्वितीय अवकलज परीक्षण पर आते हैं। द्वितीय अवकलज परीक्षण में क्या होगा कि साहब आपको एक अंतराल दे रखा I, ठीक है, और इसमें फलन f परिभाषित है। I में से आपने एक बिंदु लिया C और फलन f का 2 बार अवकलन कर दिया आपने।
2 बार अवकलन करने के बाद में आपको ये प्राप्त हुआ कि एफ डैश सी, यानी कि एक बार अवकलन करने पर जब सी का मान रखा तो फलन का मान 0 आ गया, और 2 बार अवकलन करने पर सी का मान रखेंगे तो अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, वो मान 0 से छोटा प्राप्त हो रहा है, यानी कि नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि साहब बिंदु सी पर फलन का ये, ठीक है, कौन सा स्थानीय उच्चतम मान है। ठीक, इसी प्रकार से अगर x बराबर सी पर एफ डैश सी बराबर 0 हो और एफ डबल डैश सी का मान 0 से बड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में अपन कहेंगे कि साहब सी पर फलन का एफ का जो मान है, जो मान प्राप्त हो रहा है, वो कैसा है, स्थानीय उच्चतम मान है। अब अगर मान लीजिए एफ डैश सी बराबर 0 है, एफ डबल डैश सी बराबर भी 0 है, तो ऐसी स्थिति में अपन सी का स्थानीय उच्चतम, स्थानीय निम्नतम तथा नति परिवर्तन बिंदु कह के इसको समाप्त करेंगे। अब द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा अपन उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान की बात करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि अगर अपने को एक फलन दे रखा है और उस फलन पर अपन को उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान की व्याख्या करनी है, तो अपन क्या काम करेंगे, उस फलन का एक बार अवकलन करेंगे। एक बार अवकलन करने के बाद में क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु प्राप्त करने के लिए आप क्या काम करेंगे, उस एक बार जो अवकलन किया गया है और जो मान प्राप्त हुआ है उसको बराबर 0 के रख देंगे। उसको 0 के रखने के बाद में जो x के मान प्राप्त होंगे उसको क्या कह देंगे, अपन क्रांतिक बिंदु कह देंगे। फिर आप क्या काम करेंगे, उस फलन का दोबारा अवकलन करेंगे, और दोबारा अवकलन करने पर जो अपने को मान प्राप्त होता है उसमें जो क्रांतिक बिंदु थे उनके मान बारी बारी रखेंगे। अगर उसका मान 0 से कम प्राप्त होता है तो अपन कहेंगे कि उस क्रांतिक बिंदु पर फलन का मान कैसा है, अधिकतम है। और अगर 2 बार अवकलन का मान जो है 0 से ज्यादा प्राप्त होता है तो अपन कहेंगे उस क्रांतिक बिंदु पर फलन का मान कैसा है, न्यूनतम है। ये इसकी विधि होती है साहब द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा स्थानीय उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालने की। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब साहब उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अनुप्रयोग देखो। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के कई सारे अनुप्रयोग हैं, ठीक है, दैनिक जीवन में भी काम आते हैं अपने को, कि भाई अपन कितना तार लें, कितना वो लें, है ना, टंकी बनाएं तो उसका पेंदे का आयतन कितना रखें जिससे उसका घन आयतन, यानी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी भरा जा सके। उसके लिए अपने को क्या है, कुछ एक सूत्र याद करने पड़ेंगे। जैसे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, परिमाप 4 गुणा भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई तथा आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल πr², ठीक है, परिमाप 2πr, ठीक है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², गोले का आयतन 4/3 πr³, लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है, ये अपने पास में जो शंकु होता है ना ऐसे करके, ये शंकु, तो इसका जो वक्र पृष्ठ है ये चारों तरफ का, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, πrl, आयतन क्या होगा 1/3 πr²h, यहाँ पर r तो इसके ये वाली त्रिज्या है और h जो है वो ये ऊंचाई है, ठीक है। अब साहब l क्या होता है, l ये वाली है तिर्यक लंबाई, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये होता है 2πr और कोष्ठक के अंदर r+h, जहां पर r ये ऐसे बेलन है, ठीक है, ये बेलन है। अब यहाँ पर ये तो r हो गया और ये जो है ये क्या हो गया, h हो गया। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। अब बात करें अपन इसके अनुप्रयोग की, तो देखो आप अनुप्रयोग को यहाँ पर एक उदाहरण से समझाता हूँ कैसे काम में लेंगे। एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार है, इसके अपन ने 2 टुकड़े करे, कितने, 2 टुकड़े करे,
और एक टुकड़े से अपन ने वर्ग बनाया और एक से वृत्त बनाया। ठीक है, दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी हो, मतलब जो टुकड़े आपने काटे ना वो कितने कितने लंबे हों ये बताना है अपने को, जबकि वर्ग और वृत्त का जो क्षेत्रफल है, सम्मिलित क्षेत्रफल दोनों का मिला के जो क्षेत्रफल है वो न्यूनतम रहे। समझना। अब यहां पर देखो आप, ये क्या दे रखा है अपने को कि साहब आपने एक तो काटना है, जो तार काटे ना उससे एक तो बनाना है वर्ग। मान लिया आपने कि वर्ग की जो भुजा है वो है x और एक बनाना है वृत्त। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या है अपने पास में कितनी r। अब अपने को जो दे रखा है वो है इसका परिमाप, है ना, वो कितना है 28 सेंटीमीटर। मतलब इसमें जो तार इस्तेमाल किया गया है उसकी लंबाई कितनी है 28 सेंटीमीटर। अगर मैं आपसे कहूं कि साहब इस का परिमाप यानी कि दिया है करके लिखूं तो इसका जो परिमाप होगा वो होगा 4 गुणा x और इसका परिमाप क्या है परिधि, तो ये आ गया 2 पाई r, है ना बेटा, और बराबर दे रखा है अपने को कितना 28। ये आ गया। ये अपने पास में, अब चाहो तो आप इसमें से 2 हटा दो तो क्या बचा अपने पास में 2x प्लस पाई r और बराबर यहां पर आ गया अपने पास में 14। इसको कह दिया अपन ने समीकरण नंबर 1। ठीक, अब अपने को जो अधिकतम और न्यूनतम की बात करनी है वो किस में करनी है, इनके सम्मिलित क्षेत्रफल में। अब क्षेत्रफल को अपन ने एरिया का, तो यहां पर a बराबर, अच्छा मैं आपसे पूछूं वर्ग का क्षेत्रफल, तो यह आ गया x की घात 2। फिर मैंने कहा कि साहब वृत्त का क्षेत्रफल, तो यह आ गया पाई r स्क्वायर, जो अभी अपन ने पहले देखा। अब अपने को इसके अंदर बात करनी है कि साहब अधिकतम और न्यूनतम की, किसके अंदर, इसके अंदर। लेकिन यहां पर क्या है, गड़बड़ हो गई साहब। ये क्या गड़बड़ हो गई कि यहाँ 2 हैं, ये 2 अपने को क्या है, एक को विलुप्त करना पड़ेगा, या तो x को कर दो या r को कर दो। अब बताओ किसको विलुप्त करूं साहब। यहां पर देखो आप किसको विलुप्त करने में ज्यादा फायदा है, तो यहां पर मैंने x को विलुप्त करने की सोची, क्योंकि यहां पर करूंगा तब भी स्क्वायर आएगा, यहां पर करूंगा तब भी स्क्वायर आएगा। तो x को विलोप करने के लिए गया तो a बराबर, यहां पर देखिए आप क्या आएगा, x की जगह पर, x की जगह आएगा 14 माइनस पाई r और बटे में 2 इसकी घात 2 और प्लस पाई r स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, ये अपने पास में मान आ गया। इसको कह दिया अपन ने समीकरण नंबर 3। अब क्या काम करते हैं, इसका r के सापेक्ष अवकलन करते हैं साहब। अवकलन करने पर अपने को क्या प्राप्त होगा, यही कर देता हूं। देखो आप, ये आया अपने पास में dA और बटे dr बराबर, इसका अवकलन करा अपन ने, तो ये आएगा अपने पास में 2 और 14 माइनस पाई r बटे में 2। फिर जो दे रखा है उसका अवकलन करेंगे, तो 14 बटे 2 इसका आ गया 0 और माइनस पाई r का अवकलन 1 और यहां पर आ गया अपने पास में प्लस 2 पाई r। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका अवकलन। और सरल कर लें इसको, तो भैया ये जो माइनस पाई है dA और बटे dr बराबर 2 से, तो ये 2 कट गया, ऐसे काट दो। यहाँ आ गया अपने पास में माइनस के 14 पाई और साहब प्लस पाई स्क्वायर r और प्लस 2 पाई r। ठीक है, अब अपने को क्या काम करना है, अब अपने को यहाँ पर क्रांतिक बिंदु निकालना है, यानी कि अधिकतम व न्यूनतम के लिए, न्यूनतम के लिए
क्या काम करना पड़ेगा कि dA/dr इसको बराबर करना पड़ेगा 0 के। तो ये आ गया -14 पाई और साहब प्लस पाई स्क्वायर r प्लस 2 पाई r, ठीक है, बराबर क्या आ गया 0। अब देखना आप यहां से क्या गया, सबसे पहले तो पाई उड़ा दो सब, ठीक है। जब पाई को उड़ाया आपने तो मेरे पास में क्या क्या बचा, यहां पर बचा -14, यहां बचा पाई r और यहां पर बचा 2r, ठीक, और साहब बराबर 0। अगर मैं यहां से r का मान निकालता हूं, r का मान मुझे क्या प्राप्त होगा जरा देखें। r का मान मुझे प्राप्त होगा 14 बटे और पाई प्लस 2, ये आ गया सर। r का मान मुझे ये प्राप्त हुआ 14 बटे पाई प्लस 2। अब मैं जो दे रखा था ये dA/dr, इसका एक बार और अवकलन करता हूं। इसको मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 4 का पुनः r के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बेटा देखें, यह आएगा d2a और बटे dr², ये 0, यहां पर क्या आ गया अपने पास में पाई स्क्वायर और यहां पर प्लस 2 पाई। अब यहाँ r का ये मान रखोगे तो आपको 0 से बड़ा ही मान प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अगर मैं r का ये मान रखूं तो इसमें d2a/d² का मान 0 से बड़ा प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साहब r बराबर 14 बटे पाई प्लस 2 पर जो a है का मान कैसा है, न्यूनतम है। लेकिन अपने से ये नहीं कह रहा है कि आप इस पर न्यूनतम और अधिकतम मान ज्ञात करो। इसमें ये कहा जा रहा है कि वो टुकड़े जो दे रखे हैं ना अपने को, किसके, वर्ग के और वृत्त के, उनकी लंबाई क्या होगी, ठीक है। तो आप क्या काम करें, यहां से मान रख दें। अब सबसे पहले मान रखें अपन कि जो है टुकड़े, उसका मान था अपने पास में वर्ग जो था वो था x4 गुणा x, ये आ गया। और जो वृत्त था, ठीक है, वृत्त अपने पास में कितना था बेटा, वो था 2 पाई r। अब यहां से r का मान रखना है, तो भैया यहां तो x दे रखा है, यहां तो r का मान है ही नहीं। तो पहले तो ये देखो कि भैया x किसके बराबर था, इसमें r का मान रखो आप, यहां आ जाता है 2x प्लस पाई r और बराबर 14, ये आ गया। अब यहां से देखिए आप 2x बराबर 14 माइनस पाई r, और r का मान तो दे रखा है अपने को, कितना है बेटा r का मान, r का मान देखो आप 14 माइनस पाई और यहाँ पर 14 बटे पाई प्लस 2, ठीक है। और सरल करें साहब, 2x बराबर यह आ गया 14 पाई और प्लस 28 और माइनस 14 पाई और बटे में पाई प्लस 2। ये 14 पाई से ये 14 पाई कट गया और x बराबर आ गया 28 बटे पाई प्लस 2। तो यहाँ पर जब आपने मान रखा तो यह आ गया 4 गुणा 28 को जब 2 से काटा तो कितना आ गया 14, ठीक है। तो यहाँ आ गया 14 बटे पाई प्लस 2। ये लंबाई तो किसकी आई, जो वर्ग के लिए आपने तार काटा था, इसकी बात करी। तो यहाँ पर है 2 पाई
और r का मान कितना है बेटा 14/π+2 यानी कि 28 पाई और बटे π+2। ये लंबाई कौन सी आई? जो वृत्त के लिए आपने तार काटा, ठीक है। तो ये वर्ग की लंबाई आ गई और ये वृत्त की लंबाई आ गई, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन एक बंद अंतराल के अंदर अगर अपने को फलन के उच्चतम और न्यूनतम मान के बारे में गणना करनी है तो कैसे करेंगे। तो उसमें क्या है, पहले प्रक्रिया बिल्कुल वैसे के वैसे ही चलाएंगे। फलन होगा, फलन का एक बार अवकलन होगा, अवकलन होने के बाद उसका क्रांतिक बिंदु निकालेंगे। क्रांतिक बिंदु उस अंतराल के अंदर कहीं है तो उसको अपन पकड़ लेंगे। अब अपने पास में उस क्रांतिक बिंदु के अलावा दो बिंदु और होंगे। कौन कौन से? एक ए और एक बी, ठीक है। ये सारे बिंदु लेकर अपन फलन में मान रखेंगे। जो मान अधिकतम आएगा उसको अधिकतम कह देंगे और जो न्यूनतम आएगा उसको न्यूनतम कह देंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसे ही मान है कि ये दो तो अपने को क्या है, अवकलन करने से जो क्रांतिक बिंदु प्राप्त हुए, और ये अपने पास में जो अंतराल के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु थे वो थे। अब अपन सारे मान निकाल के देखेंगे, फलन का मान रख के देखेंगे। तो यहाँ पर अपने को स्थानीय अधिकतम मान प्राप्त हो रहा है या निम्नतम मान प्राप्त हो रहा है। बीच में यहाँ पर भी देख लो आप, ठीक है बेटा। तो ऐसी स्थिति को समझने के लिए अपने को क्या है, एक उदाहरण लेना पड़ेगा साहब। कैसे? ये देखिए आप, यहाँ पर कहा जा रहा है कि -1 और +1 के बीच में अपने को क्या है, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान के बारे में गणना करनी। तो कैसे करेंगे साहब? सबसे पहले अपने पास में जो विधि चलेगी वो यही है कि साहब आपने फलन लिया और ये है 12x की घात 4/3 -6x की घात 1/3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या काम करो आप, अवकलन करो साहब। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा साहब, f' बराबर यह आ गया 12 4/3 x की घात 4/3 -1 -6 1/3 x की घात 1/3 -1। अब f' बराबर ये सरल करा तो यहाँ आ गया 16 और यह आ गया x की घात 1/3 माइनस यह आ गया 2 और x की घात -2/3। अब इस मान को क्रांतिक बिंदु के लिए क्या हो जाएगा बेटा, क्रांतिक बिंदु के लिए f' बराबर 0। तो यह आ गया 16x की घात 1/3 -2x की घात -2/3 बराबर 0, ठीक है। उधर ले जाओ तो यहाँ आ गया अपने पास में कितना, 16x की घात 1/3 बराबर 2x की घात -2/3। अब अपने को तो x का मान निकालना है, तो ये आ गया अपने पास में 16 को इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो x की घात 1/3 बटे में x की घात -2/3 बराबर यहाँ आ गया 1/8। इसको ऊपर ले गया तो यह आ गया x की घात 3/3 और यहाँ पर 1/8। तो x का मान आ गया अपने पास में 1/8, ये हो गया। अब अपने को क्या काम करना है कि अपने पास 3 बिंदु है साहब, x बराबर -1 1/8 और 1। इस पर अपने को अधिकतम और निम्नतम मान निकालने हैं। जो मान आएंगे अधिकतम आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे, निरपेक्ष अधिकतम, और जो न्यूनतम मान होगा वो क्या होगा, निरपेक्ष न्यूनतम मान ये होगा। तो भैया x बराबर सबसे पहले मैंने -1 रखा, देखना बेटा, x बराबर -1 रखा था। अब -1 रखने पर क्या होगा, देखो आप, ये आया अपने पास में -1 और 12 -1 की घात 4/3
है ना, और माइनस 6 माइनस 1 की घात 1/3। तो इसका मान तो चलो ठीक है, यहाँ -1 का घनमूल है ना, काल्पनिक चला गया, तो ये तो हो गई काल्पनिक संख्या, हटाओ। अब x बराबर 1/8 पर देखो, x बराबर 1/8 पर क्या मान प्राप्त होगा, देखें जरा। 1/8 12 है ना, और यहाँ पर आएगा अपने पास में 1/2 की घात 3 और इसकी पावर 4/3 माइनस 6 1/2 की घात 3 और पावर 1/3। सरल करा सा, 3 से ये 3 तो 2 की पावर 4, कितना हो गया, 2 की पावर 4 हो गया 16, तो यह आ गया 12/16 और माइनस ये है अपने पास में 3 से 3 कट गया 2, तो ये आ गया -3। अब ये आया अपने पास में 16 या 48 माइनस 36/16 है ना। ऐसे ही x बराबर 1 रख लो, x बराबर 1 रखने पर क्या होगा, 12 माइनस 6 12 माइनस 6 यानी कि 6। तो ये तो हो गया निरपेक्ष उच्चतम यानी कि निरपेक्ष अधिकतम मान, और ये हो गया अपने पास में निरपेक्ष न्यूनतम मान। तो इस प्रकार से अपन जो अंतराल है, वन अंतराल है, उसमें निरपेक्ष अधिकतम और निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। ठीक है बेटा।